नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूती बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अंतरिम व्यापार ढांचे और ऐतिहासिक कदम बताया। कहा कि यह समझौता मेक इन इंडिया अभियान को निर्णायक बढ़ावा देगा, वहीं भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका की रक्षा भी करेगा। तो वहीं आपको बताते चले, भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी, जहां सीएम योगी ने साझेदारी की सराहना भी की, ट्वीट कर ये साझा भी किया। वहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस तरह के व्यापार समझौते की पहल कर चुके थे और अब डील होना भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस डील की सफलता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के आर्थिक हित मजबूत होंगे और दोनों देशों के व्यापार संबंध और बेहतर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से देश में सरकार बनी है, तब से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना और जो भारत के किसानों के, दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है, इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। और जो भी इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद कारोबार से जुड़ेंगे, हमारे युवा हों, हमारे उद्यमी हों, हमारे किसान हों, उन सब के लिए बहुत बड़े अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं, इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इसी प्रकार से और भी देशों के साथ ये ओपन ट्रेड डील सहित व्यापारिक समझौते करते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी हम स्थापित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। तो वहीं मैनपुरी पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह ने स्थानीय जनता की समस्याएं सुनी और उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर 2026 में पारित केंद्रीय बजट पर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। उन्होंने बताया कि बजट के जरिए गरीब और अमीर सभी का भला सुनिश्चित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को प्राथमिकता भी दी जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जयवीर सिंह ने यह भी कहा कि बजट में पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और ग्रामीण विकास समेत कई क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए, जिससे राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। अरे फोटो देखिए, उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था वाला राज्य है। इस मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो भी घटनाएं हो रही है, एक एक घटना पंजीकृत होती है और उस हर घटना का खुलासा करने का काम, उसमें प्रभावी कार्रवाई करने का काम, अगर कोई बरामदगी होती है तो बरामदगी करने का काम हमारी पुलिस करती है। और निश्चित रूप से आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में राष्ट्रीय जो आकलन होता है, राष्ट्रीय मानक है, उसमें भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतरीन पहुंची है। दो दो तरह से स्वीकृत होती है। पहला होता है निर्माण, दूसरा होता है स्थापना। हो सकता है निर्माण के लिए पैसा आया हो, स्थापना का ना आया हो। स्थापना का मतलब होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए बजट, उसकी डॉक्टरों की व्यवस्था, संसाधनों का। अगर नहीं हुआ होगा तो सीएमओ से कहिए कि पत्र लिखेंगे, बाकी पैरवी करके हम करा देंगे। कल हमने कहा है, शायद आपने देख लिया होगा, ऐसे ही दोबारा पूछ रहे हो, फिर बता देते हैं।
पहले आपने देखा कि छत्री खासकर ठाकुरों के खिलाफ यही मुहिम चली थी कि अगर सबसे बड़ा अपराधी है तो ठाकुर है, शराबी है ठाकुर है, मुंह उल्टा किए पिए पड़ा है ठाकुर है, यही दिखाया जाता था। अब नंबर ले लिया उन्हें ब्राह्मणों पे। ये सब उचित नहीं है। सरकार पूरी संवेदनशील है। ब्राह्मणों ने हमेशा हमारे समाज को दशा दिशा दी है। विद्वानों की कौम है, विद्युत कौम है, और किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का अपमान सरकार प्लान तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है नहीं चलने देगी। वैसे 36 दवाई हमको मिली है। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी की सियासत से। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा का 2027 चुनाव के लिए मेगा प्लान। 28 मार्च से कैंपेन करेंगे शुरुआत। वहीं नोएडा से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश की पीडीए भागीदारी रही, जहां करीब 11 महीने पहले ही कैंपेन की शुरुआत। पीडीए फॉर्मूले का भी करेंगे ऐलान। जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं वहां फोकस होगा। वहीं आपको बताते चले, सपा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजी ला रही है। 28 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और नोएडा से इसकी शुरुआत होगी। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति के तहत बड़ी रैली आयोजित होगी। चुनाव से करीब 11 महीने पहले ही प्रचार की शुरुआत कर पार्टी अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। पीडीए फॉर्मूले का भी ऐलान किया जाएगा। जहां प्रदर्शन कमजोर रहा वहां विशेष फोकस रखा जाएगा। तो वही आपको बताते चले, बड़ी खबर, अखिलेश यादव अपनी, आपको बताते चले, प्रचार प्रसार की शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां पीडीए फॉर्मूले को लेकर इस बार शुरुआत, तो वही आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं 27 कारण अखिलेश का समीकरण। समाजवादी पार्टी का 28 मार्च से कैंपेन की शुरुआत। वहीं नोएडा से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार अखिलेश यादव। तो वही आपको बता दें, नोएडा में अखिलेश करेंगे जनसभा। 28 मार्च को अखिलेश की बड़ी रैली। नोएडा में अखिलेश करेंगे जनसभा, जिसे लेकर करीब 11 महीने पहले प्रचार की शुरुआत की जाएगी अखिलेश के द्वारा। वहीं रैली में पीडीए फॉर्मूले का होगा ऐलान। तो वहीं आपको बता दें, रैली में पीडीए फॉर्मूले का ऐलान भी हो सकता है। सीटों, कमजोर सीटों पर अखिलेश का फोकस मेन होने वाला है इस बार। वहीं समाजवादी पार्टी अपना चुनावी अभियान 28 मार्च से शुरू करी है। प्रचार की शुरुआत नोएडा से होगी, जहां अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस रैली में पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले की घोषणा करेगी। अखिलेश का ध्यान उन सीटों पर होगा जो कमजोर मानी जाती है। पार्टी करीब 11 महीने पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ये रैली सपा के लिए महत्वपूर्ण चुनावी कदम साबित होगी और वोटरों को जोड़ने में अहम भूमिका भी निभाएगी। तो वहीं को ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से लेकर अब बीजेपी में 255 सीटें, अपना दल 12 और निषाद पार्टी के 6, एसपी के 111 सीटें, वहीं आरडीएल 8, एसबीएसपी के 6, वहीं बीएसपी 1 और कांग्रेस 2 पर। तो वहीं आपको बता दें, अन्य भी 2, आरडीएल की 8 सीटें, कुल सीट 403, जिसमें से एसबीएसपी की 6 सीटें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, जहां कुल सीटें 403 में से बीएसपी के पास 1, कांग्रेस के पास 2 सीटें। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों पर यह मुकाबला होना है। बीजेपी के ने 255 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की। अपना दल की 12 इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सपा प्रवक्ता कृति निधि जुड़ चुकी है। कृति जी, मैं जानना चाहूंगी, सपा 2027 के चुनाव के लिए 28 मार्च से कैंपेन शुरू करिए। चुनाव के करीब 11 महीने पहले इतनी जल्दी शुरुआत की क्या बड़ी वजह है? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पीडीए के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है। जी। और हम अभी तो मार्च से रैली करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई। जी। हम लोग लगातार मैदान में हैं और इलेक्शन कमीशन के बीएलओ के साथ हमारे पीडीए प्रहरी मिलकर के लगातार वोटर लिस्ट को दुरुस्त करा रहे हैं। जहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं उसके इलेक्शन कमीशन को लगातार हम शिकायत कर रहे हैं। तो एक एक मतदाता मतदान करे, पहले इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करने में लगे जी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव इस छोटी छोटी चीजों पर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं
कार्यकर्ताओं से बातचीत लगातार कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता जी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहा जाए केंद्रीय चुनाव आयोग हो चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, जिस तरीके से मतदाता सूची में हेर फेर करने का एक प्रयास चल रहा है, जी जिसको आप लगातार पूजा जी देख रही हैं, तमाम वीडियोस हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ट्वीट किए हैं। जी फॉर्म 7 प्रिंटेड, इसका नाम काटना है, प्रिंट करके दिया जा रहा है जी और जो दस्तखत करके अनुरोध कर रहा है कि इस नाम को काट दिया जाए, उसका हमको पता नहीं। जी जी जब उससे संपर्क किया जा रहा तो इस तरीके की गड़बड़ियों को रोकना भी एक तरीके से चुनाव की ही तैयारी में हम लोग लगातार लगे हैं। और एक प्रयास है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, शोषित, वंचित, जिसकी आवाज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार बने हुए हैं, जी उन सब की आवाज को और मजबूत किया जाए, पीडीए की ताकत को बढ़ाया जाए। इसीलिए मार्च में रैली की शुरुआत हो रही है और हमें लगता है कि अनवरत चलेगा और इसके साथ साथ कई अन्य कार्य योजना भी हमारी है जी जो धीरे धीरे आपके सामने आएगा, सबके सामने आएगा। जी जी हम लोग का प्रयास है कि हम गांव तक, एक एक मतदाता तक संपर्क में जाएं, इस सरकार के बारे में बताएं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएं, जो 5 साल हमारी सरकार चली आदरणीय अखिलेश यादव जी, और 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक बेहतर सरकार बनाने का प्रयास। जी कीर्तिनिधि जी, अखिलेश यादव की पीडीए भागीदारी रैली किन वर्गों पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है? देखिए, ये सरकार जो है जी वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। जी ये सरकार लगातार आरक्षण लूटने वाला सरकार है। जी ये सरकार पिछड़े दलितों का अधिकार छीनने वाली सरकार है। जी पीडीए का फोकस पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, शोषित, वंचित, जी इन पे हमारा ज्यादा फोकस है। जो शोषित है और पीड़ित हैं, जी उनके साथ साथ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पे फोकस है जी कि हम उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकार को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जी संविधान को बचाने के लिए, इनके पे, इन्हीं लोगों पे हमारा ज्यादा फोकस है। जी 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 कीर्तिनिधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। जी, धन्यवाद। जी बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों पर मुकाबला हुआ। वहीं बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल किया और सरकार बनाने में सक्षम रही। सपा ने 111 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी। अपना दल के 12, आरडीएल के 8 और निषाद पार्टी के एसपी के 6 सीटें जीती। वहीं बीएसपी केवल 1 सीट पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली। अन्य छोटे दल ने मिलकर 2 सीटें जीती। वहीं परिणाम से साफ है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में फिर से मजबूत पकड़ बनाई है। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी लगातार अब बताते चले, सामने जो चुनौतियां हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सहयोगियों को एकजुट रखना, दलितों और वोटों पर पैठ बनाना, वहीं मुस्लिम मतदाताओं को साधे रखना भी, और साथ ही कमजोर सीटों को जीतना, अच्छे उम्मीदवारों को तलाशना। वहीं चुनावी रण अखिलेश का ये पूरा समीकरण जो हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश के सामने चुनौतियां क्या आने वाली हैं। अच्छे उम्मीदवारों को तलाशना एक सबसे बड़ी चुनौती सपा के लिए, सहयोगियों को एकजुट रखना, फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार का आदेश, नेटफ्लिक्स को केंद्र ने जारी किया आदेश। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीजर और उससे जुड़ा कंटेंट हटाने को कहा गया। किसी समुदाय के खिलाफ नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्राह्मण समाज कई दिनों से कर रहा था प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को आदेश दिया है कि वेब सीरीज घूसखोर पंडित का टीजर और उससे जुड़े सभी कंटेंट तुरंत हटाए जाएं। ताकि ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि इस शो को किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला माना जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने कई दिनों से इस वेब सीरीज के विरोध में प्रदर्शन किया था और सरकार से कार्यवाही की मांग भी की थी। अधिकारियों ने कहा था कि भारत में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना स्वीकार्य नहीं है। नेटफ्लिक्स को निर्देश दिए गए कि वे आवश्यक कदम उठाए और कंटेंट हटा दे। तो वहीं आपको बताते चले, घूसखोर पंडित को लेकर तमाम आदेश जारी किए गए। साथ ही नेटफ्लिक्स को भी अब कंटेंट डिलीट करने के आदेश प्रदेश सरकार के तहत किए गए। केंद्र सरकार का आदेश नेटफ्लिक्स को दिया गया।
तो वहीं आपको बताते चले अब इस मामले में एफआईआर में क्या क्या मुद्दे दर्ज है। फिल्म के डायरेक्टर, वहीं धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, साथ ही जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं। वहीं आपको बता दें निर्देशक और उनकी टीम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फिल्म ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बताया गया कि फिल्म के कुछ दृश्य और संवाद विभिन्न समुदायों की संवेदनाओं के खिलाफ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं डायरेक्टर की सफाई, घूसखोर पंडित पर नीरज पांडे की सफाई। हमारी फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है। तो वहीं आपको बताते चले काल्पनिक पात्र के लिए पंडित शब्द का इस्तेमाल डायरेक्टर नीरज पांडे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह काल्पनिक कहानी है और इसमें दिखाए गए पात्र वास्तविक नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंडित शब्द केवल एक काल्पनिक पात्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। निर्देशक ने कहा कि इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं और कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई। वहीं ब्राह्मण का प्रण अशब्द रण में आपको बताते चले फिल्म का नाम जानबूझकर अपमानजनक रखा गया है, जिसे फिल्म का ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ है। दरअसल मैं नीरज पांडे जी की और मनोज बाजपेयी जी की बहुत प्रशंसक हूं। मुझे लगता कौन नहीं होगा। नीरज पांडे जी ने एक से एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर्स बनाए हैं और उनकी सारी फिल्मों में कभी भी कोई विवाद, कभी कोई टारगेटिंग देखने को नहीं मिली है। इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने फिर उसके बाद जो टीजर था वो देखा। टीजर में दरअसल जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो देखकर मुझे तो लगा ही नहीं कि ये वही हमारे नीरज पांडे जी हैं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव में इस तरह की कोई चीज करने को कोई बाध्य हुआ हो। और मैंने इसीलिए आज ट्वीट लिखा कि क्या ये नेटफ्लिक्स के कारण है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कोई दबाव है जो आपको इस प्रकार का एक मैं कहूँगी प्रोपेगेंडा वाला टाइटल शीर्षक चुनना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति जो सेवा में है और भ्रष्टाचारी है, घूसखोर है, आप बिल्कुल फिल्म बनाइए और ये सिनेमा का काम भी है। कोई गलत कर रहा है तो उसको आप सामने लाइए। फिल्म का शीर्षक घूसखोर हो सकता था। यदि वो सिपाही है तो घूसखोर सिपाही हो सकता है, दरोगा, जो भी जिस काम में है वो काम में हो सकता है, या सिर्फ घूसखोर या धन की, पैसे की, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पंडित नाम साथ में जोड़ा गया, दुख भी हुआ, तकलीफ के संग दुख हुआ, क्योंकि बहुत समय से ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह का बॉलीवुड में और नेटफ्लिक्स मल्टी जितनी भी मैं कहूंगी इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इस प्रकार का एक इरादतन एक एजेंडा सा दिखता। तो वहीं हाथरस में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धरैया की यूजीसी के विरोध में आयोजित की जाने वाली सनातन पदयात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी। पदयात्रा हाथरस के शहीद पार्क से दिल्ली तक प्रस्तावित थी। पदयात्रा शुभारंभ स्थल शहीद पार्क पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पंकज धरैया ने घर से लेकर शहीद पार्क तक अधिकारियों से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पदयात्रा में शामिल होने के लिए हाथरस पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री को भी पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्यवाही कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की गई है। देखिए, हमने प्रशासन को बिल्कुल आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता देता है, हमने बताया था कि हमें अपने हृदय की पीड़ा जिस पार्टी को, जिस राजनेता को, जिस नरेंद्र मोदी जी को हम अपना खून पसीना बहा कर लाए थे, उन तक हम अपनी पीड़ा पहुंचाना चाहते थे कि SC/ST एक्ट खत्म करो, जो यूजीसी काला कानून लाए हैं उसे खत्म करो, जिसके चलते हमने प्रशासन को विधिवत सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन ने हमें बीच रास्ते में रोक लिया। तो हमारा यहीं पर फिर हमने धरना प्रारंभ कर दिया है। जब तक हमें इस देश के जोड़ने वाली बात को अपने नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचाते, जब तक यहाँ अनवरत धरना रहेगा। और हमने प्रशासन से निवेदन भी किया है कि हमें, अगर आपको लगता है कि भीड़ से समस्या है, तो हमें अकेले 5 दिन पदयात्रा करने दी जाए और हम अपने मोदी जी तक अपनी बात पहुंचा दें, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश को तोड़ने का, खाई में धकेलने का, भाई से भाई लड़ाने का कार्य किया है। नहीं, आज जो हमने 7 फरवरी को प्लान किया था कि हाथरस से जो हम लोग गैलेक्सी होटल के पास से
एक सनातन स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, जिसमें कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जिसमें सनातनी जो लोग हैं, जो राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, गौरी गणपति को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले हैं, उनको जिस तरीके से सरकार अलग अलग तरीके से जो पहले SC/ST एक्ट 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, काशीनाथ जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो निर्देश थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो नैतिक जो संवैधानिक जो क्या बोलते हैं आपका जो मूल सिद्धांत हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत उसमें जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, जिसमें स्वतंत्र विचरण का सिद्धांत है, और जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आपका बिना जांच के कोई गिरफ्तारी, बिना अनुमोदन के किसी जो सरकारी कर्मचारी या जो अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी, और जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान आपका दिया गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, उनको दरकिनार करने के लिए आपकी संसद में जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो अकर्मण्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो सनातनी संस्कृति के जो पालन करने वाले लोगों के विरुद्ध एक धारा 18A लाकर पूरे के पूरे जो डायरेक्शन थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। इसी क्रम में जो एक UGC रेगुलेशन 2026 लाया गया, 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशन किया गया। उसमें जो देश की मूल आत्मा, मूल सनातन संस्कृति को मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले, इन दोनों को विभाजित करने के लिए बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत केंद्र सरकार ने ये रेगुलेशंस लाए थे, जिससे कि देश में लोगों में जो हिंदुओं में भी और बंटवारा हो जाए। कुछ दिनों के लिए क्षणिक शासन, जब तक इनकी आयु अभी तक बची हुई है, शेष बची हुई है देश में, जो मोदी जी और अमित शाह जी की, इनको सत्ता का सुख अभी और भोगने का मन है, तो ये सोचते हैं 3 से 5 साल के बीच में जितना सत्ता का सुख भोग सकें, जितना देश को और खाई में जो लोगों में बीच में खाई के रूप में बंटवारा कर सकें लोगों के बीच में। इस कारण से और जो 2027 के चुनाव के दृष्टिगत देश को पूरे सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए ये कानून लाया गया था। इसी के विरोध में हम लोग सनातन स्वाभिमान यात्रा, यहाँ पे पंकज धवरिया हैं, उनके साथ हम सभी लोगों ने जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हमारे साथ विश्वदीप अवस्थी जी हैं, कुमकुम जी हैं, इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पे अभी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। अभी प्रशासन ने अभी तक कोई इसमें जो हरी झंडी नहीं दी है इस यात्रा के लिए, तो अभी हम लोग जो है यहीं पे जो पंकज धवरिया का जो निवास है उसी के साथ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।